आज का हमारा अध्याय है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य के बारे में। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तु में या तो सजीव हैं या फिर निर्जीव। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। 8.1 कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोरक के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कोरक पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कोरक की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कोरक की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। चित्र 8.1। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। यहाँ चित्र 8.1 में रॉबर्ट द्वारा देखी गई कोरक कोशिका को दिखाया गया है। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। 8.2 कोशिका। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। चित्र 8.2 ए एवं बी। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह है? यहाँ पर चित्र 8.2 में ईंट की दीवार और प्याज की चिल्ली को दिखाया गया है। ए में ईंट की दीवार को दिखाया गया है और बी में प्याज की झिल्ली को दिखाया गया है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। 8.3 सजीवों में कोशिका की आकृति आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का
अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी विभिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक, मल्टी सेलुलर, मल्टी का अर्थ होता है अनेक, सेलुलर का अर्थ होता है कोशिका, कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। चित्र 8.3 ए एवं बी को देखिए। दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिका या यूनिसेलुलर, यूनि का अर्थ एक, सेलुलर का अर्थ यहाँ पर इस चित्र में 8.3 में ए में अमीबा को दिखाया गया है, बी में पैरामीशियम को दिखाया गया है। सेलुलर को कोशिका कहते हैं, जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं। क्रियाकलाप 8.1 अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्र करके स्लाइड बनाकर उस पर जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं। कोशिका की आकृति। चित्र 8.3 ए को देखिए। चित्र में दिखाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें पादाप कहते हैं। जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है? अमीबा की बदलती हुई आकृति
पादाप के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? चित्र 8.4 ए बी सी में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका दिखाई गई। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी, जैसे चित्र 8.4 ए में दिखाया गया होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्करूप होता है। चित्र 8.4 बी में कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। चित्र 8.4 सी तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करता है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। यहाँ पर चित्र 8.4 में ए में गोलाकार रक्त कोशिकाओं को दिखाया गया है। ये गोलाकार रक्त कोशिकाएं हैं। बी में तर्करूप पेशी कोशिकाओं को दिखाया गया है। ये तर्करूप पेशी कोशिकाएं हैं। सी में लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका को दिखाया गया है। ये लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका की आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है, जैसे चित्र 8.7। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका का साइज। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शीय होती हैं एवं इन्हें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 127 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होता है। क्रियाकलाप 8.2 मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं? एक सफेद पदार्थ के अंदर के पीले भाग को घेरे हुए है। सफेद भाग एल्ब्यूमिन है, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया। पीला भाग यॉक है। यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं?
किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत बड़ी अधिक बड़ी हो। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार्य से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। ये वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। 8.4 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार्य करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती हैं। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे उत्तक कहते हैं। उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार्य करता है। पहली को समझ में आ गया कि अंग उत्तक के बने होते हैं और उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। 8.5 कोशिका के भाग। कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक, जैसे चित्र 8.7 में दिखाया गया है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका के आवागमन का नियमन करती है। क्रियाकलाप 8.3 किसी कोशिका के मूल संगठकों का परीक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर की सूखी गुलाबी परत या आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ के द्वारा अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसका पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस पर मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले न हों। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। इसका आरेख बनाकर नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 से कर सकते हैं। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य यहाँ पर चित्र 8 प्याज में
प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं को दिखाया गया है। ये भाग कोशिका ध्रुव कहलाता है। ये केंद्रक कहलाता है। एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका ध्रुव कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राइस्कैंडिया, इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। पहेली ने बुद्धू से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिका का भी प्रेक्षण कर सकता है। क्रियाकलाप 8.4 एक स्वच्छ दांत खोदनी या टूथपिक अथवा माचिस की तिल्ली जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा दिया गया हो लीजिए, जिसकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से कुचलिए या स्क्रैप कीजिए। इसे कांच की स्लाइड पर रखे पानी पर रखिए। इसमें आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर इस पर कवर स्लिप रखिए। आयोडीन विलयन के स्थान पर आप मिथाइलिन ब्लू की 1 से 2 बूंद डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका परीक्षण कीजिए। आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देंगी। चित्र 8.6 आप कोशिका भित्ति, कोशिका ध्रुव एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। चित्र 8.6 में मनुष्य की गाल या कपोल की कोशिकाओं को दिखाया गया है। ये इसका केंद्रक भाग है। ये कोशिका ध्रुव है। इस भाग को केंद्रक झिल्ली बोलते हैं और इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका ध्रुव यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिका कोशिका ध्रुव में ही पाए जाते हैं। ये हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम इत्यादि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। केंद्रक सजीव कोशिका का वह एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका ध्रुव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका ध्रुव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हम केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका
अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जीन जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। यह जनक में संतति की आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंख बुरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी बुरी है। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघराले हों। परंतु जनक द्वारा प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव्य अथवा प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। पहली जानना चाहती है कि क्या पौधों, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान होती है। जीवाणु कोशिका का एक केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु एवं नील हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। वे यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकेरियोट्स कहलाते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया? इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह एकमात्र एक एवं बड़ी हो सकती है जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ट्राडेस्केसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं जिन्हें प्लेस्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लेस्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। 8.6 पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना। यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 एवं 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। चित्र 8.7 ए एवं बी का ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। आइए पादप
एवं जंतु कोशिका की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करें। सारणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है। आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ पर चित्र 8.7 ए में पादप कोशिका को दिखाया गया है और बी में जंतु कोशिका को दिखाया गया है। ये दोनों में कोशिका ध्रुव पाया जाता है, दोनों में केंद्रक भी पाया जाता है, दोनों में रिक्तिका भी पाई जाती है और ये बाहर का आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। जबकि पादप कोशिका में ये बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये कोशिका झिल्ली और उसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें हरित लवक या प्लेस्टिड पाया जाता है। यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और प्लेस्टिड यानी हरित लवक ये मुख्य अंतर पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता और न ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ पर सारणी 8.1 में पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की तुलना दिखाई गई है। यहाँ क्रम संख्या, यहाँ कोशिका का भाग, यहाँ पादप कोशिका, यहाँ जंतु कोशिका। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। केंद्रक पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। कोशिका ध्रुव पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। प्लेस्टिड या हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में भी पाई जाती हैं और जंतु कोशिका में भी पाई जाती हैं। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है।